Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. We are discussing the chapter first of chemistry, that is exploring mixtures and their separation. Last lecture में हमने depending upon the particle size or solubility, we divide the mixture in three classes. First one is the solution, second one is the suspension, and third one is the colloidal. And further, the solution is divided into further more categories depending which type of solvent is there. That is aqueous solution, non-aqueous solution, true solution, saturated solution, and unsaturated solutions. These all we discussed in the previous lecture. Today we are going to study more properties of colloidal. colloidal की कुछ properties हम last lecture के अंदर already cover कर चुके हैं. That is, colloidal are heterogeneous, but it appears to be homogeneous. It is stable. It shows the Tyndall effect, and with the help of the filtration, we are not able to separate out the solvent or dispersed phase and dispersed medium. But we can separate the dispersed phase and dispersed medium by the centrifugation process. Today, beyond these four properties, we are going to study which property shows by the colloidal mixture. मिक्सचर को जो हमने क्लासिफाई किया था वो पार्टिकल साइज के बेसिस पे क्लासिफाई किया था. तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉलोइडल के अंदर भी हमारे क्या है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है. बट एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉलोइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं, दे कैरी द चार्ज. वो चार्ज कैरी करते हैं, आइदर द पॉजिटिव चार्ज और द नेगेटिव चार्ज. बट अब हमें पता कैसे चलेगा कि कॉलोइडल के जो पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है आपस में कंबाइन होते. देखो, मैंने अभी बताया कि कॉलोइडल के पार्टिकल्स जो हैं वो चार्ज कैरी करेंगे, आइदर द पॉजिटिव चार्ज और द नेगेटिव चार्ज. एंड अगर आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो, तो मैंने कॉलोइडल की प्रॉपर्टी बताई थी कि वो स्टेबल होता है. तो वो स्टेबल होने का मतलब है कि वो आपस में क्या करते हैं, कंबाइन नहीं करते. क्योंकि जहां अगर आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कॉलोइडल पार्टिकल्स कंबाइन हो गए तो वो आपका कोगुलेट बन जाएगा. सो अब कॉलोइडल पार्टिकल कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है ये हमें पता कैसे चलेगा. आप कॉलोइडल मिक्सचर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स को डिप करो और उन इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो. जैसे ही बैटरी ऑन होगी तो जो चार्ज पार्टिकल्स या कॉलोइडल पार्टिकल्स जिस भी चार्ज के प्रेजेंट हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे दूसरे चार्ज रॉड के ऊपर. मींस अगर कॉलोइडल पार्टिकल्स आपके कैरी कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, तो दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं तो वो कहां अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. अगर कॉलोइडल पार्टिकल नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं तो वो अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. कहने का मतलब ये है, ये कॉलोइडल पार्टिकल का चार्ज आपको पता कैसे चलेगा, जब आप एक कॉलोइडल, ये मिक्सचर है, मान लो ये कॉलोइडल मिक्सचर है आपके पास, इसके अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड जो है वो डिप की. अब ये कॉलोइडल पार्टिकल, इसको आपने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ में, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को. ठीक है. अब कॉलोइडल पार्टिकल अगर आपका पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा कहां, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. अगर कॉलोइडल पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे आपके कहां, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. इस प्रोसेस को, जहां पर आप पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स को with the help of the electrodes and a battery आप सेपरेट आउट करते हो कि वो पार्टिकल्स जो है वो कौन सा चार्ज कैरी कर रहे हैं. दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये जो फिनोमेना है, दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस. दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ द कॉलोइडल मिक्सचर. अब मैंने बताया था कि कॉलोइडल के अंदर हमारे पास दो फेजेस या दो कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज द डिस्पर्स्ड फेज एंड अनदर वन इज द डिस्पर्स्ड मीडियम.
डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज जो था दैट इज लाइक सिमिलर लाइक सॉल्यूट, while dispersed medium is similar like solvent. Depending upon the dispersed medium कि colloidal में मेरा dispersed medium क्या है, colloidal को different different नाम दिए गए। एग्जाम्पल मैं दूं इसका, अगर dispersed medium मेरा water है, then the colloidal mixture is known as hydrosol। अगर dispersed medium water है तो कॉलॉइडल जो है दैट इज हाइड्रोसोल और एक्वासोल, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। सेकेंड वन इज अगर डिस्पर्स्ड मीडियम अल्कोहल है देन कॉलॉइडल इज नोन एज एल्कोसोल। अगर डिस्पर्स्ड मीडियम बेंजीन है, अगर डिस्पर्स्ड मीडियम बेंजीन है तो ये कहलाएगा बेंजोसोल। नेक्स्ट वन इज अगर डिस्पर्स्ड मीडियम एयर है देन इट इज नोन एज एरोसोल्स। ग्रेफाइट इन वाटर देन इट इज नोन एज एक्वाडेग। नेक्स्ट वन इज ग्रेफाइट इन ऑयल देन इट इज नोन एज ऑयल डेग। हम उसको क्या कहते हैं, ऑयल डेग कहते हैं। ये हमारे कुछ नाम्स हैं कॉलॉइडल के डिपेंडिंग अपॉन द डिस्पर्स्ड मीडियम। इसके अलावा कॉलॉइडल जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज और शो करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, देखो कॉलॉइडल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब ये पार्टिकल्स जो हैं ये एक डायरेक्शन में मोशन जो है वो शो नहीं करते। एवरी पार्टिकल इज मूविंग रेंडमली इन अ जिगजैग पैटर्न। कोई पार्टिकल आपका यहां मूव कर रहा है तो ये पार्टिकल हो सकता है यहां मूव कर रहा हो, ये पार्टिकल आपका यहां मूव कर रहा है तो हो सकता है ये डाउनवर्ड मूव कर रहा हो, ये हो सकता है बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा हो। एंड दिस इज लाइक different movements are shown by the particles. The zigzag Brownian movement क्या है, the zigzag movement that is shown by the colloidal particle that is known as the Brownian movement. अब ये मूवमेंट सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी, रॉबर्ट ब्राउन करके एक साइंटिस्ट होते थे, उन्होंने डिस्कवर की थी इन 1827। ठीक है, अब इनका नाम क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन था तो इस साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर ही इस मूवमेंट को नाम दिया गया, दैट इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। सेकेंड प्रॉपर्टी जो कॉलॉइडल शो करता है दैट इज नोन एज द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज सिमिलर जो हमने बायो में पढ़ा था। बायो में डिफ्यूजन का मतलब क्या था, एक हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करना। तो सेम केस है कॉलॉइडल पार्टिकल्स का भी। पार्टिकल्स जो हैं वो आपके क्या करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस को शो करते हैं। दे आर मूविंग फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन। बट क्योंकि अब कॉलॉइडल पार्टिकल का जो साइज है वो लार्ज है, ठीक है, लार्ज साइज होने की वजह से दे आर नॉट एबल टू मूव फास्ट, वो फास्ट मूवमेंट शो नहीं कर पाएंगे। अब जब वो फास्ट मूवमेंट शो नहीं कर पाएंगे तो इट मींस यहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, स्लोअर होगा। रीजन बीइंग द पार्टिकल साइज ऑफ द कॉलॉइडल इज लार्ज इनफ, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू मूव फास्टर एंड the process is slower in case of colloidal solution. Third property is coagulation. अब coagulation का मतलब क्या है कि देखो अभी मैंने बताया था कि colloidal particles जो होते हैं, colloidal particles they carry the charge, ये मैंने बताया। अब ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस से आइडेंटिफाई करेंगे, वो भी मैंने बता दिया प्रोसेस क्या है। लेकिन अगर ये पार्टिकल्स कॉलॉइडल पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हो चाहे नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। सिमिलर केस में है जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो भी मेरे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। सो ये क्या करते हैं, जनरली अपने इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग और लूजिंग प्रॉपर्टी की वजह से चार्ज को या तो लूज करेंगे या गेन करेंगे। उससे क्या होगा कि ये
कंबाइन होते हैं स्मॉल साइज पार्टिकल्स, जो इस केस में कोगुलेशन के केस में एक्ट कौन सा करता है, जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स हैं। जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स हैं आइदर बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, दे losing or gaining the electron, they get the charge and combine with the oppositely charged particles and becomes larger in size. अब वो क्या हो गया, ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल के साथ कंबाइन हो गया और पार्टिकल का साइज जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. दिस लार्ज साइज पार्टिकल गेट्स सेटल डाउन एंड द सेटल डाउन पार्टिकल इज नोन एज द कोगुलेशन. उसको क्या बोला जाता है, कोगुलेशन बोला जाता है. अब जब ये सेटल डाउन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर मैं सेडिमेंटेशन का कंसेप्ट भी यूज कर सकती हूँ. सेडिमेंटेशन में भी यही होता है कि हमारे लार्ज साइज पार्टिकल का साइज जितना बड़ा होगा वो उतनी फास्टली सेटल डाउन हो जाएगा. तो सेडिमेंटेशन भी होता होगा फिर इसके अंदर, बिल्कुल होता है सेडिमेंटेशन. लेकिन सेडिमेंटेशन होने के लिए इसको क्या चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है. अगर मुझे सेडिमेंटेशन प्रोसेस को फास्टर करना है, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग यूज करती हूं, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग. अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग. ये प्रोसेस यूज करने से क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो फास्टली सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं. अब कहोगे मैडम आपने इतना सारी चीजें तो बता दी, लेकिन हमने सॉल्यूशन भी देखा हुआ है, सस्पेंशन भी देखा हुआ है, कॉलॉइडल का भी घर में एक एग्जांपल तो हमें पता चल गया कि मिल्क होता है. बट क्या इसकी और भी प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशंस हैं? बिल्कुल है. कॉलॉइडल की बहुत सारी रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ कॉलॉइडल. नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइडल. अब कॉलॉइडल की अगर हम एप्लीकेशन देखें तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, फूड आर्टिकल्स. फूड आर्टिकल्स जो हम खाते हैं उनके अंदर कॉलॉइडल जो है वो यूज होता है, या वो भी क्या है, कॉलॉइडल है. एग्जाम्पल की बात करें तो मिल्क, मैंने एक एग्जाम्पल आपको लास्ट क्लास के अंदर दिया था. नेक्स्ट वन इज द बटर दैट वी आर ईटिंग. नेक्स्ट वन इज द आइसक्रीम एंड सो ऑन. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फूड आर्टिकल्स. नाउ नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल रेन. आर्टिफिशियल रेन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉलॉइडल. अब आर्टिफिशियल रेन में होता क्या है, ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं लाइक सैंड, डस्ट, उनको क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है किसके ऊपर, क्लाउड के ऊपर, सो दैट इट कॉजेज द रेन. दैट इज नोन एज द आर्टिफिशियल रेन. नेक्स्ट वन इज द सोप सॉल्यूशन. सोप सॉल्यूशन जो है वो आपका क्या रिमूव करता है, डस्ट को रिमूव करता है, आइदर बाय एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन, गलती मत समझ लेना मेरे को, मैं एब्जॉर्प्शन ही बोल रही हूं, एब्जॉर्प्शन नहीं बोल रही, ये AD है. एड्सॉर्प्शन और इमल्सिफाइंग द डस्ट पार्टिकल्स. अब ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है या इमल्शंस क्या होते हैं वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन इज द मेडिसिन. मेडिसिन में भी कॉलॉइडल जो है वो यूज होता है. मेडिसिन में हम कॉलॉइडल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि दे इजीली गेट एसिमिलेटेड ड्यू टू द लार्ज सरफेस एरिया, हेंस बिकम्स मोर इफेक्टिव. सबसे फर्स्ट एग्जांपल है, हम आई लोशन के लिए जो यूज करते हैं आर्गिरोल. ठीक है, ये मेडिसिन है जो यूज होती है आई लोशन में, दैट इज अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन. नेक्स्ट वन इज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको मोस्ट कॉमनली घरों में यूज किया जाता है एज ए एंटासिड. एंटासिड मीन्स टू रिड्यूस द एसिडिटी. एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए जनरली यूज की जाती है ये मेडिसिन, दैट इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मैंने 2 एग्जांपल्स यहां दे दिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. अब बात करें कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो बना किस चीज से होता है. अब कंफ्यूजन भी अराइज हो रहा होगा, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो फूड आर्टिकल्स में भी है, तो क्या ये लिक्विड है, बटर है, बट बटर तो हमारे पास सॉलिड होता है. नेक्स्ट इज द आइसक्रीम, वो भी मेरी सॉलिड होती है, मतलब सेमी सॉलिड टाइप की आप कह लो. तो क्या ये सिर्फ लिक्विड से बना होता है या लिक्विड सॉलिड से बना होता है, किस चीज से बना होता है? देयर आर मेनी एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस कॉलॉइडल सॉल्यूशन. Either it is liquid, it may be liquid solid or solid liquid.
depending upon that I am going to give you now many examples. So next we are discussing the types of colloid. Next is, first column shows the dispersed phase, second column shows the dispersion medium, और थर्ड कॉलम शोज द टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, और फिर हैं उसके एग्जांपल्स. देखो, अगर डिस्पर्जन मीडियम गैस है तो उसके साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है सॉलिड और लिक्विड का, क्योंकि गैस तो कॉलॉइडल में आता ही नहीं है, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. सो गैस का कॉम्बिनेशन अगर लिक्विड के साथ है तो दैट इज नोन एज एरोसोल, एंड गैस का कॉम्बिनेशन अगर सॉलिड के साथ है तो दैट इज नोन एज सॉलिड एरोसोल. एरोसोल नाम आया है कहां से कि मेरा डिस्पर्जन मीडियम जो है वो क्या है, गैस है, एयर है. नाउ अगर गैस और लिक्विड है उसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल है मेरे पास फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट एक्सेट्रा. गैस और सॉलिड का देखें, दैट इज नोन एज सॉलिड एरोसोल, एंड एग्जांपल इज स्मोक, ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकलता है दैट इज ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. नाउ अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है मेरा तीनों का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. लिक्विड के साथ पहले मैं सॉलिड का देखूं तो उसको सिंपल बोलेंगे सॉल. एग्जाम्पल मैंने बताया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, ब्लड, इंक, स्टार्च सॉल्यूशन एक्सेट्रा. अगर हम बात करें लिक्विड एंड लिक्विड, दैट इज नोन एज इमल्शन. Example is milk and face cream. But this emulsion we are going to discuss after this in detail. What is emulsion is, liquid और gas के colloid को बोला जाता है foam, and example is shaving cream, soap, etc. Next one is solid का. अगर हम देखें, अगर मेरा dispersion medium solid है then उसके साथ मेरा combination बन सकता है solid, liquid and gas का. Solid combination है, then it colloidal is known as solid soul. Example is colored gemstones, milky glasses, etc. Solid and liquid के colloidal को बोला जाता है gel, and example is jelly, cheese, butter. Solid and gas इसके combination को बोला जाता है solid foam, and example is foam and sponge. This is all about the colloidal classification based on the dispersed phase and dispersed medium. Next, what is emulsion? Next is emulsion. Emulsion का मैंने बताया, emulsion क्या होता है, liquid colloidal. अब liquid colloidal है तो it means हमारे पास क्या होगा, एक liquid जो है that is the dispersed medium and another one is the dispersed phase. जिसकी क्वांटिटी कम है ऑब्वियस सी बात है दैट इज नोन एज डिस्पर्स्ड फेज, एंड जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है दैट इज नोन एज द डिस्पर्स्ड मीडियम. अब इन दोनों लिक्विड में से हमारे पास एक लिक्विड जनरली जो होता है दैट इज वाटर, दूसरा जो होगा लिक्विड दैट इज जनरली द इमिसिबल लिक्विड होगा. अब वो वाटर के अंदर इमिसिबल है, दैट इज देयरफॉर इट इज नोन एज ऑयल. इसको क्या कहा जाता है, ऑयल कहा जाता है. अब दो तरीके के इमल्शंस जो हैं वो फॉर्म होते हैं. फर्स्ट इज ऑयल इन वाटर. ऑयल इन वाटर को रिप्रेजेंट किया जाता है O/W टाइप. ऑयल इन वाटर का मतलब है कि ये मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर ये वाटर जो है ये फिल है, राइट, जो मैंने रिप्रेजेंट किया ऑयल को, यानी कि अनदर इमिसिबल लिक्विड, वो क्या है, ये ब्लू कलर के सर्कल, दैट इज नोन एज ऑयल इन वाटर. दिस इज ऑयल एंड दिस इज वाटर. हियर वाटर इज द dispersion medium, while oil is the dispersed phase. This is first type. Second type is water in oil type, and it is represented by W/O type. अब water in oil type है तो क्या किया मैंने, एक और यहां पर बीकर ले लिया. नाउ इस बीकर के अंदर मैं क्या करती हूं, ये फिल कर देती हूं मैं किससे, ऑयल से. दिस इज ऑयल. ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स द ऑयल. अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एक वाटर की कुछ ड्रॉपलेट्स जो है वो ड्रॉप कर दी. दिस इज वाटर इन दिस केस. हियर ऑयल इज द डिस्पर्जन मीडियम
and water is the dispersed phase. This is the emulsion. Now अब हमने क्या किया, बहुत सारे कॉलॉइडल भी पढ़ लिए, उनके टाइप्स भी पढ़ लिए. मेन क्या था, मिक्सचर के अंदर तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है. अब सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी जो है वो मेरी सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, उसको चेक करने के लिए कुछ ना कुछ मेजर तो होता होगा. दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी. वो क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है. और सॉल्युबिलिटी मेजर करने के लिए या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद दोज थ्री मेथड्स. नेक्स्ट इज हाउ डू वी एक्सप्रेस कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है. सबसे पहले तो कंसंट्रेशन है क्या. कंसंट्रेशन का मतलब है कि सॉल्यूट की क्या अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है. दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन. डिपेंडिंग अपॉन द हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज. सॉल्यूशन जो है उसको तीन कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया गया, डिपेंडिंग कि सॉल्वेंट के अंदर कितनी सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो प्रेजेंट है. फर्स्ट वन इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज द concentrated solution and third one is the saturated solution. dilute में solute की amount जो होती है that is very small, relatively small. dilute के अंदर solute की amount जो होती है वो क्या होती है, small होती है. अगर मान लो मैंने 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर 1 स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया, देन आई कैन से दैट इट इज अ डाइल्यूट सॉल्ट वाटर. नाउ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मींस जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो आपकी इससे ज्यादा है, रिलेटिवली लार्ज है, देन दैट सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट मैक्सिमम है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, at a particular temperature, maximum at a particular temperature, then that solution is known as saturated solution. समझ में आया. सॉल्यूशन को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया. फर्स्ट वन इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ये क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर है कि सॉल्यूट की कितनी अमाउंट जो है वो आपकी सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है. In case of dilute solution, the amount of solute is very small, and in case of concentrated solution, amount of solute is large but not maximum. Concentrated solution में maximum नहीं है लेकिन वो large है, किससे, dilute से. Next one is the saturated solution. Saturated solution क्या है, that contains the maximum amount of solute at a particular temperature. That solution is known as saturated solution. Now कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम मेजर करते हैं थ्री वे से. फर्स्ट वन इज मास बाय मास परसेंटेज, सेकेंड वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड वन इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. जो मास बाय मास परसेंटेज है दैट कैन बी रिटन एज m by m परसेंट और W by W percent. Why? Mass by volume percent is written as M by V percent or W by V percent. Volume by volume percentage is written as V by V percent. Mass by mass percentage का मतलब है mass of solute divided by mass of solution. क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100. अब ये मास जो है ये मेरा केजी में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है, बट जनरली इट इज टेकन इन द ग्राम. नेक्स्ट वन इज द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. थर्ड वन इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, then that is equal to volume of solute divided by volume of solution multiply by 100. Now mass of solute में either this is in kg, mass kg में होगा या ग्राम में होगा, बट दोनों की वैल्यू
दोनों की यूनिट्स जो होंगी वो क्या होंगी आपकी, सेम होंगी, मास ऑफ सॉल्यूशन की भी एंड मास ऑफ सॉल्यूट की भी। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन दिस केस मास ऑफ सॉल्यूट जो है दैट इज इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन मिलीलीटर, while in case of volume of solute either it is in ml or liter, but volume of solute and volume of solution ये दोनों की यूनिट जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नाउ मास बाय मास परसेंटेज की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इट इज एक्सप्रेस्ड as the mass of solute that is present in 100 gram of mass of solution। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट का मास जो है वो प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द मास बाय मास परसेंटेज। नाउ मास बाय वॉल्यूम मींस द इट इज एक्सप्रेस्ड एज द mass of solute that is present in 100 ml of solution। 100 ml of solution के अंदर कितना सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द मास बाय वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पर सॉल्यूशन जो कंसिडर किया गया दैट इज 100 ml, राइट, और जो मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ कंसिडर किया गया दैट इज 100 ग्राम, 100 ग्राम कंसिडर किया गया। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर एनसीईआरटी में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1 इज ए कॉमन टेल्कम पाउडर कंटेन्स 4% M/M जिंक ऑक्साइड। एक कॉमन टेल्कम पाउडर है जो क्या कंटेन करता है, 4% M/M। M/M मींस मास बाय मास। जिंक ऑक्साइड विच एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक, जो एंटीसेप्टिक की तरह एक्ट करता है। How much zinc oxide is present in 300 gram of the talcum powder? 300 ग्राम talcum powder में कितना जिंक ऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। Now, what is given? 4%, given क्या है आपको, 4% M/M जिंक ऑक्साइड is present in talcum powder, यही given है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन जो है वो क्या हो गया आपका, टेल्कम पाउडर हो गया। सॉल्यूट जो है दैट इज जिंक ऑक्साइड। तो यहां पर 4% M/M का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि जिंक ऑक्साइड जो है दैट इज इक्वल टू 4 ग्राम, क्योंकि जनरली मैंने बोला था कि मास बाय मास के अंदर हम क्या लेते हैं, ग्राम यूनिट लेते हैं। अब मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। मास ऑफ टेल्कम पाउडर, मास ऑफ टेल्कम पाउडर, पाउडर क्या है हमारा, सॉल्यूशन है, तो पाउडर सॉल्यूशन है, तो यहां पर इसका वेट कितना है, 100 ग्राम है, जब 4% दे रखा है। यही कहा था मैंने कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितनी अमाउंट जो है सॉल्यूट की प्रेजेंट है, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज M/M, राइट। सो 100 ग्राम टेल्कम पाउडर के अंदर कितना सॉल्वेंट जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट है, 4 ग्राम प्रेजेंट है। तो 1 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, 4 डिवाइडेड बाय 100 प्रेजेंट होगा। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, 300 ग्राम टेल्कम पाउडर के अंदर कितना जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट है, दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 300। सो आपके पास आंसर कितना आ गया, 12 ग्राम। सो the amount of zinc oxide that is present in 300 gram of talcum powder is equal to 12 ग्राम। ये आपको लिखना है। इससे पहले यहां पर आपको लिखना है जो अब मैं बोल रही हूं, amount of zinc oxide that is present in 300 gram of talcum powder is equal to 4 divided by 100 multiplied by 300, that comes out to be 12 gram. In this way you can find the solution. Now moving to the next question. Next question क्या कहता है मेरा, if 10 gram of salt is dissolved in 90 gram of water। अब मेरे को क्या दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, तो इट मीन्स मुझे मास दे रखा है। मास ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट क्या है यहाँ पर आपका, सॉल्यूट है, दैट इज इक्वल टू 10 ग्राम। फिर आपको दे रखा है मास ऑफ वाटर, वाटर का मास दे रखा है। वाटर यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, दैट इज गिवन एज 90 ग्राम, राइट। फिर वो कहता है कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म। अब मास बाय मास परसेंटेज अगर मुझे निकालनी है, मास बाय मास परसेंटेज, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास,
मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, यही होता है। बट मुझे यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखा, मुझे क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है एंड मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। सो मैं मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करूंगी, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहां मैंने ब्रैकेट लगा दिया, तो मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को आप ऐड करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 10 ग्राम प्लस 90 ग्राम एंड दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम। ये आ गया अब आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। सो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना आ गया आपका 10%, m by m, ये आपको लिखना है 10% m by m। इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन। अब ये बात हुई कौन से की, मास बाय मास की, ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज की हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, now there are two questions written on the board, that is question number 3 and question number 4. Before solving the question number 3 I will solve question number 4. Question number 4 कहता है, if 5 gram of glucose is dissolved in water to make 100 ml of solution, 100 ml of solution जो है वो बनाना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज 100 ml एंड मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज, इज गिवन एज 5 ग्राम। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन इन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में इसकी कंसंट्रेशन जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, यही फॉर्मूला होता है। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ पर 5 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 100 ml, यहाँ ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 100 से 100 कैंसिल, दैट कम्स आउट टू बी 5% m/v। दिस इज द आंसर ऑफ द सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, सिंपल सा था, इसीलिए मैंने वो पहले कैलकुलेट कर दिया। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, विनेगर यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव एंड एडिटिव कंटेन 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड। अब विनेगर जो है वो आपका एक मिक्सचर है, वो कंटेन करता है 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड को कंटेन करता है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज अ लिक्विड दैट इज 100% एसिटिक एसिड। अब क्या कह रहा है वो, ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है दैट इज 100% एसिटिक एसिड, यही उसने कहा। इफ यू वांट टू मेक विनेगर, आपको क्या बनाना है, विनेगर बनाना है, मींस सॉल्यूशन क्या है आपका, विनेगर है। नाउ विनेगर में आपका सॉल्यूट क्या है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। आपको बनाना किससे है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड से बनाना है। हाउ वुड यू प्रोसीड, आप कैसे प्रोसीड करोगे। सो देखो यहां पर 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है, इसका क्या मतलब है कि आपके पास 5 ml ऑफ एसिटिक एसिड जो है दैट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ विनेगर, यही मतलब हुआ इसका, ठीक है। नाउ अब आपको ग्लेशियल एसिटिक एसिड से बनाना है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, यही होगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपको कितनी दे रखी है, 5% दे रखी है, तो दैट इज इक्वल टू 5। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वो आपको नहीं पता क्योंकि आपको ग्लेशियल एसिटिक एसिड से बनाना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमने मान लिया कि क्या है, वॉल्यूम ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, यहाँ पर ग्लेशियल एसिटिक एसिड,
क्योंकि इसी से फॉर्म करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ml में मैं मेजर करती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100। सो 100 से 100 कैंसिल आउट। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितना आ गया, 5 आ गया। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, वॉल्यूम ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज इक्वल टू 5 ml। वॉल्यूम ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितना आया, 5 ml आया। इट मीन्स विनेगर बनाने के लिए आपको ग्लेशियल एसिटिक एसिड यहाँ को 5 ml को ऐड करना पड़ेगा 95 ml ऑफ वाटर के अंदर, so that you can obtain the vinegar from the glacial acetic acid। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। This is all about the today's lecture. Still, if you are facing any difficulty in any of the topic or question, you can post your query in the comment box. Tomorrow we will meet with a new topic and with the new problems. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.